हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉक्सिकोलॉजी का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। जी हाँ, लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं आहार विषाक्तता। सो गाइस, टॉक्सिकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये लास्ट लेक्चर है, देन कंप्लीट हो जाएगा। सारे वीडियो आप लोग लाइन से बीएससी जूलॉजी के देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल करके रखा हुआ है, वहां पर जाकर के सारे वीडियो आप लोग लाइन से देख सकते हो। या फिर लायन बैच के नाम से अगर आप किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे ना बीएससी जूलॉजी के, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी केमिस्ट्री और जूलॉजी के वीडियो सभी देख सकते हो। यहाँ पर भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों को नोट्स देने वाली हूँ। तो गाइस, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इजी लगा कि हार्ड लगा, समझ आया कि नहीं आया, वो आप लोग मुझे जरूर बताना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फूड पॉइजनिंग। तो नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा फूड पॉइजनिंग के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे पहले सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, देन मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल देकर के बताऊंगी। देखो, फूड पॉइजनिंग उन भोजन के ग्रहण करने से होता है जो कि किसी बैक्टीरिया, किसी टॉक्सिन, इनऑर्गेनिक केमिकल मतलब अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ से संदूषित होता है, प्रदूषित होता है। और अगर हम लोग उस टाइप के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो हमको क्या होने लगता है, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेराइटिस होता है। सबका मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी, सो डोंट वरी। तो इसमें क्या होता है, एक्यूट गैस्ट्रोइंटेराइटिस होता है। अब चलिए मैं बताती हूँ, एग्जांपल देखिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग कभी ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं या फिर ऐसे जगह से खाना खाते हैं जो कि बिल्कुल अनहाइजेनिक जगह है, जहां पे ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं, जहां पर पूरा धूल वगैरह उस खाने पर आ रहा है। उस खाने को अगर हम लोग जो रोड साइड वाला जो फूड स्टॉल वगैरह रहता है, अगर आप उस जगह पर ज्यादा खाना खाते हो, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन जो पुराना खाना है वो अगर आप खा लिए, या फिर जो पैकेट वाला जो फूड मिलता है ना, जो डिब्बा बंद अचार वगैरह, ये सब चीज अगर आप खाते हो तो कई बार क्या होता है, हमको फिर पेट दर्द चालू हो जाता है, हमको उल्टी होने लगता है, हमको डायरिया होने लगता है। तो ये सब क्या होता है, फूड पॉइजनिंग के कारण ही होता है। कोशिश करो जब भी हम लोग खाना खाए तो अच्छी जगह से हमको खाना चाहिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से धो करके खाना चाहिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं एकदम फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश फूड होना चाहिए। 2-3 दिन का पुराना खाना हमको नहीं खाना चाहिए। जो डिब्बा बंद खाना आता है, जो डिब्बा में भर के खाना आता है, वो हमको नहीं खाना चाहिए। हो सके तो घर का खाना हमको ज्यादा खाना चाहिए। और खास करके जैसे कुछ लोग मीट वगैरह, मांस मछली वगैरह खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि देखना, जो फैक्ट्री वगैरह होता है, जो मांस का जो फैक्ट्री वगैरह होता है ना, वहां से जो डिब्बा बंद करके जो मांस आया है वो भी हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कितने दिन का मांस होगा, हो सकता है उसमें कोई बैक्टीरिया आ गया हो। और अब ऐसे खाना को अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, टॉक्सिन के कारण होता है। तो इन सब वजह से हमारे पेट में दर्द होता है, कभी हमको उल्टी आता है, कभी किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है, या फिर 100 में से 1% व्यक्ति इस फूड पॉइजनिंग से कभी कभी एक्सपायर भी हो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये 100 में से केवल 1% लोग ही फूड पॉइजनिंग से खत्म होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन अब क्लियर हुआ। तो फूड पॉइजन उन भोजन को ग्रहण करने से होता है जो कि किसी बैक्टीरिया, मतलब ऐसा खाना जिसमें बैक्टीरिया लग चुका है। जैसे कोई भी मांस, कोई भी मीट वगैरह आप खा रहे हो, कोई भी दूध वगैरह पी रहे हो, अगर उसमें मान लो बैक्टीरिया हो, अगर उसको आप ग्रहण कर लिए तो आपको क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, है ना। किसी टॉक्सिन, ऐसे खाना, ऐसे पदार्थ जिनमें कोई विषैले पदार्थ चिपके हुए, मान लो आप आलू लेकर के आए हो और आलू में हो सकता है कोई टॉक्सिन पदार्थ मौजूद हो, अगर उसको आप खा लिए, ग्रहण कर लिए, तो फिर भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है ना। इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे आपको पता ही है कि आजकल धान, गेहूं वगैरह में कितना ज्यादा कीटनाशकों का यूज किया जाता है, खरपतवार नाशी, ये सब चीज का यूज किया जाता है, और वो धीरे धीरे करके हमारे लिए पॉइजन का ही काम करते हैं ना। अगर इन सब से संदूषित होता है तो इसमें एक्यूट गैस्ट्रोइंटेराइटिस होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, टीज जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। मतलब क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन। जैसे मान लो आपके हाथ में कोई घाव हुआ, जैसे किसी इंसान के हाथ में घाव हुआ है, तो आप घाव वाली जगह को देखना, जहां पर भी घाव या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है स्किन में, वहां पर क्या हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है, पूरा लालिमा हो जाता है। उस एरिया, उसको अगर आप टच करोगे तो पूरा वहां पर गर्म हो जाता है, फिर हमको फीवर आने लगता है, उस एरिया में हमको पेन होने लगता है, उस एरिया में सूजन आ जाता है। और यही सब चीज जो हमारी स्किन के साथ हो रहा है, अगर हमको फूड पॉइजनिंग होता है तो हमारे पेट में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्टमक, ये स्टमक में इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है। इन्फ्लामेशन आप समझ गए,
कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो फिर ये इसमें सूजन आ जाएगा या फिर रेडनेस आ जाएगा या फिर पेट हमको दर्द करेगा। तो इसलिए जो बाहर का ज्यादा खाते हैं या फिर जो अनहाइजीनिक जगह से खाना खाते हैं उनको देखना ज्यादा पेट में दर्द होगा, या फिर जो ऑयली वगैरह फूड, इन्फेक्टेड फूड खा रहे हैं उनको हमेशा पेट वगैरह में दर्द हो जाता है। कई लोगों के पेट में छाले तक हो जाते हैं इन्फेक्शन वगैरह के कारण, या फिर हमको उल्टी होता है क्योंकि वो खाना हम पचा नहीं पाते हैं तो वो हमको वॉमिटिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। कई बार पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है, दस्त उल्टी वगैरह सुने ही हो। कई बार पेशेंट को बहुत ज्यादा बुखार आता है। तो ये सब क्या है गाइस, फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। क्लियर हुआ आपको? फूड पॉइजनिंग समझ में आया? लिख लोगे फूड पॉइजनिंग का डेफिनेशन। चलिए यहां तक तो आपको समझ गया। आगे मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल देकर के बताऊंगी। अब देखिए टाइप्स एंड कॉसेस, प्रकार और कारण। अब ये देखेंगे कि फूड पॉइजनिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन से कॉसेस हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वनस्पति से। तो ऐसे बहुत सारे वनस्पति है, ऐसे बहुत सारे साग सब्जी हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने पोटैटो के बारे में जैसे डायग्राम दिया है, तो जरूरी नहीं है कि सारे आपकी जो आलू अगर घर में लाते हो सारे पॉइजनस होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ आलू देखते हो हरा हरा हो जाता है या फिर उसमें जड़ आना चालू हो जाता है, ऐसे आलू को हमको नहीं खाना चाहिए, या फिर जितना इन्फेक्टेड आलू है उसको हमको कट कर देना चाहिए। वैसा आलू हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का काम करता है। जब आगे मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी ना तो इमेज भी दिखा दूंगी जो पॉइजनस पोटैटो रहता है वो कैसे दिखता है। तो हमारे वातावरण में से बहुत सारे वेजिटेबल है जो कि पॉइजनस होते हैं, खास करके सबसे ज्यादा ये मशरूम। कौन कौन खाते हो मशरूम? तो मशरूम वगैरह होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, फूटो भी बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो ये जो मशरूम होता है उसकी सब्जी आप सभी खाए हो। तो बहुत सारे मशरूम ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मशरूम पॉइजनस होंगे, मशरूम को आप खा सकते हो। यहाँ पे डायग्राम, इसका मतलब ये नहीं कि आप मशरूम खाना छोड़ दोगे, लेकिन बहुत सारे मशरूम को देखना कलर चेंज हो जाता है, कुछ मशरूम काला पड़ जाता है या फिर सड़े टाइप से हो जाता है। तो वो मशरूम को अगर हम लोग खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी होगा, डायरिया होगा। तो जो भी सड़ा गला सब्जी रहता है ना उसको मत खाया करो, कोशिश किया करो उसको काट करके फेंक दो। तो ऐसे में आप लोगों को आगे बहुत सारे वेजिटेबल्स बताऊंगी गाइस जो कि पॉइजनस होते हैं। खासकर देखो ये मूंगफली, ये सब भी पूरा पॉइजनस होते हैं। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला टाइप तो ये हो गया कि वनस्पति से, ठीक है। वनस्पति से बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसमें पॉइजन होता है। चलिए सेकंड नंबर का हम लोग देख लेते हैं प्राणियों से। तो ऐसे बहुत सारे प्राणी होते हैं जैसे कि अधिकतर देखना जो मांस वगैरह खाते हैं, जैसे कि मछली हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फिश होते हैं, ऐसे बहुत सारे मछली होते हैं जो कि पॉइजनस होता है। यहाँ पे जो आप मछली का फोटो देख रहे हो ना, वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉइजनस फिश है। अगर इसको कोई बंदा खा लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं गाइस। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं ना जो कि पॉइजन लेते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं। जैसे कि अगर सांप की बात करो, मान लो देखना चाइना वाइना सारे तरफ सांप वगैरह भी खाते हैं, तो भाई सांप में ऑलरेडी हमको पता है जहर होता ही होता है। अगर सांप को खा रहे हैं तो हो सकता है वो भी उनके लिए पॉइजन का काम करे। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिनको अगर जो मांसाहारी है, जो कि मांस वगैरह खाते हैं और अंडा वगैरह ये सब खाते हैं, उसमें भी पॉइजन हो सकता है ना। क्योंकि देखना इंसानों में भी कई प्रकार की बीमारी हो जाती ना, हमको भी कई प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, वैसे जीव जंतु लोगों को भी इन्फेक्शन होता है। और वैसे इन्फेक्टेड खाना को अगर खाएंगे तो फिर जो खा रहे हैं उनको भी क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। अब अगला देखो रासायनिक पदार्थ, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल। देखो मैं पहले ही बता चुकी, जितना भी ये डिब्बा बंद खाना होता है ना, जैसे कि देखे हो डिब्बे में भर भर के अचार आता है, अचार कई लोग बाहर से खरीद के खाते हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा खाना होता है, आंवला वगैरह होता है, बहुत सारे ऐसे खाने पीने का सामान होते हैं जो कि डिब्बा में आता है। अब वो 2-3 दिन पुराना होता है, उसमें कुछ केमिकल वगैरह उन लोग डाल देते हैं ताकि खाना ज्यादा दिन तक चले, ज्यादा दिन तक खाना चले, ऐसा करके उन लोग केमिकल पदार्थ डालते हैं। और ये कभी कभी इसमें सड़वड़ भी जाता है। जरूरी थोड़ी है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, बट जरूरी थोड़ी है, गारंटी क्या है यार कि वो एकदम सही सलामत रहे, है ना। तो जो भी घर का जो फ्रेश अचार वगैरह, घर का जो भी फ्रेश फूड है ना, वो हमको खाना चाहिए। तो ऐसा डिब्बा बंद वाला हमको नहीं खाना चाहिए। जो भी प्रिजर्व वाला फूड है वो हमको नहीं खाना चाहिए, और ज्यादा पैकेट वाला भी फूड हमको नहीं खाना चाहिए। उससे भी ज्यादातर बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खासकर आजकल जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। देखना बच्चे लोग को पेट दर्द बहुत होता है, उल्टी बहुत होता है, डायरिया बहुत होता है। तो ये सब किसके कारण होता है? यही सब गंदगी के कारण तो होता है ना। और केमिकल में और क्या आता है, जैसे कि कीटनाशी वगैरह मैं बता चुकी हूँ, उर्वरक वगैरह हो गया, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव खाने पीने पर भी पड़ता है। और वैसे धान, चावल, गेहूं वगैरह को अगर हम लोग खाते हैं जो कि ज्यादा कीटनाशी का यूज उसमें किया गया है, तो फिर वो खाना खा के भी हमको क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो केमिकल वाला समझ में आया।
इतना क्लियर हुआ गाइस। तो देखो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला मैं क्या बताई, वनस्पति के द्वारा, सेकंड नंबर में मैं क्या बताई, प्राणियों के द्वारा, और थर्ड नंबर में रासायनिक पदार्थ के द्वारा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। अभी तक जितने बता रही थी ना वो नॉन बैक्टीरियल थे, मतलब उसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं था, वो खुद ही क्या थे, विषैले थे। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे देखो साल्मोनेला ग्रुप का मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ। ये क्या है, साल्मोनेला ग्रुप इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, साल्मोनेला। तो ये जो साल्मोनेला ग्रुप है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है फूड पॉइजनिंग के लिए। और हमारे जो हम खाना वगैरह खाते हैं ना उसमें बहुत सारे खानों में ये बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। खास करके इन 3 चीजों में तो सबसे साल्मोनेला बैक्टीरिया पनपने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला है मिल्क। आप लोग देखे हो मिल्क को जब भी लाते हैं हम लोग गर्म करते हैं, उबालते हैं ना अच्छे से। क्यों उबालते हैं, क्योंकि मिल्क में साल्मोनेला होने के चांसेस हो सकते हैं, मिल्क में बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है। इसलिए हम लोग जब भी दूध पीते हैं उसको अच्छे से उबाला जाता है ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरीके से मर जाए। तो जब भी आप लोग दूध पियोगे ना गाइस तो हमेशा दूध उबला होना चाहिए, एकदम पुराना दूध ही मत पीना। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन जो पुराना वगैरह है उसको आप लोग गर्म कर करके पी रहे हो, ऐसा नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो देखना कई लोगों को दूध सूट नहीं करता, मिल्क सूट नहीं करता, मुझे भी बिल्कुल सूट नहीं करता मिल्क। क्योंकि देखना कई लोग होते हैं ना दूध पीने से फिर उनको डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी टाइप लगता है, या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं। दूध काफी ज्यादा गर्मी भी करता है ना, और चाय वगैरह भी कई लोगों को सूट नहीं करता। तो ये जो मिल्क होता है ना उसमें बहुत चांसेस होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस एनिमल का ही प्रोडक्ट है ना। इसको आप जितना भी शाकाहारी बोल लो दूध को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तो जानवर से ही आ रहा है ना भाई, ये जो मिल्क है, तो इसमें भी बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। तो जो साल्मोनेला ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो इस दूध में काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और किसी इंसान को अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अब सेकंड नंबर में देखो मीट, जो मांस होता है, जैसे कि अगर फ्रेश वाला मीट है, तुरंत कट के मांस आया, उसकी बात अलग है। लेकिन जो फैक्ट्री में कट रहा है, जैसे कि गोश्त खाना क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री वगैरह होता है ना, मीट का फैक्ट्री वगैरह होता है जहाँ पे कटाई का काम होता है। अब वहां पे पता नहीं कितने दिनों का सड़ा हुआ मांस उन लोग पैकेट में बंद करके कुछ भी एक्सपायरी डेट लगा के बेच रहे हैं, वो हमको क्या पता रहेगा। क्योंकि देखो जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मांस वगैरह में तो अच्छे से पनपते हैं, है ना, जो भी मीट वगैरह हो गया। तो ऐसे जो मांस वगैरह होता है ना उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है बैक्टीरिया आने के। तो जब भी अगर आप लोग मीट वगैरह खाते हो ना तो कोशिश किया करो तुरंत जो फ्रेश वाला मीट है ना वो खाया करो। अब जो मार्केट वगैरह में जाके ये सब खाते हैं मीट वगैरह, तो फिर उसमें भी चांसेस होता है कि बैक्टीरिया वगैरह हो। अगला नंबर आता है अंडे, एग वगैरह। तो जितने भी मीट वगैरह, अंडे, दूध, ये सब में साल्मोनेला टाइफी के जो साल्मोनेला ग्रुप के जो बैक्टीरिया है वो पनपने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ आपको। तो ये साल्मोनेला ग्रुप के मैं कुछ नाम बता देती हूँ मैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम, जैसे कि साल्मोनेला एंटीराइटिस, तो ये भी एक बहुत विशेष प्रकार का बैक्टीरिया जो कि होता है, और मैंने खैर नोट्स में पूरा लिख दिया है, आप लोग टेंशन मत लेना। साल्मोनेला कोलेरोसुइस, तो ये सब बैक्टीरिया वगैरह का नाम है गाइस, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग इसको ग्रहण कर लिए तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया, मान लो 2 बैक्टीरिया है, 3 बैक्टीरिया, 10 बैक्टीरिया हम लोग ग्रहण कर लिए। अब वो क्या होगा, हमारे पेट में जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, खाना पेट में जाएगा। अब वो जो बैक्टीरिया है ना वो पेट में जाके क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन उनका होता है, मतलब उनका गुणन पेट में जाकर के होता है। उन लोग पेट में हम लोग खाते हैं ना तो जल्दी मरते नहीं, और वहीं पे जाके अपना बच्चा पैदा करते हैं और अपनी जनसंख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो आपको पता ही है क्या होगा, हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन मतलब वही इन्फेक्शन होगा, पेट दर्द होगा, उल्टी होगा, डायरिया होगा, यही सब तो होता है ना बैक्टीरियल वाला फूड खाने से। तो फिर क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई इंसान को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है, सबसे पहले तो ये सब चीज को अवॉइड करना है। जितना भी बाहर का खाना है, मांस वगैरह खाना है, ये सबको सबसे पहले हमको अवॉइड करना है। हो सके तो जो सलाद वगैरह है वो हमको उस पेशेंट को ज्यादा देना चाहिए। और जैसे खिचड़ी वगैरह है वो हम गरम गरम जो खाना है ना, गरम गरम जो खाना है वो हमको उस पेशेंट को ज्यादा देना चाहिए। और जैसे मांस का फैक्ट्री वगैरह है देखना, उस पे
हमेशा टाइम टू टाइम चेकिंग जरूर होना चाहिए कि कितने दिन का मांस कट रहा है, कौन से जानवर को उन लोग काट रहे हैं, वो सब चीज भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा चेक किया जाना चाहिए ताकि फूड पॉइजनिंग से बचा जा सके, है ना। और जो भी प्रिजर्व वाला फूड रहता है, जो डिब्बा बंद वाला आता है, उसमें गवर्नमेंट को अच्छे से चेक करना चाहिए कि एक्चुअल में उन लोग सही एक्सपायरी डेट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। ऐसा तो नहीं कि 2-3 दिन का बचा हुआ खाना को भी उन्होंने नया एक्सपायरी डेट चिपका के बेच रहे हैं, ऐसा भी कई बार लोग करते हैं। तो ये सब चीज को हमको फैक्ट्री वगैरह में जाके टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है उसको, जो भी ऑफिसर्स वगैरह है, उनको चेक करते रहना चाहिए ताकि आम जनता को इससे कोई भी हानि ना हो। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन सा इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर लोग लगाते हैं। ट्रीटमेंट हम लोग देख लेते हैं। जो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में फूड पॉइजनिंग का केस लेकर के आया है, पेशेंट को डायरिया हो रहा है, पेशेंट को उल्टी हो रहा है, तो देखना आप लोग सबसे पहले जो डॉक्टर नर्स होते हैं वो क्या चढ़ाते हैं, बॉटल चढ़ाते हैं, ऐसा ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाते हैं। एंटीबायोटिक भी दिया जाता है इस बॉटल के थ्रू, खास करके ओफ्लॉक्सेसिन देते हैं आई थिंक, है ना। ओफ्लॉक्सेसिन हो गया और NaCl का बॉटल हो गया, सोडियम वगैरह का बॉटल, ये सब चीज बॉटल चढ़ाया जाता है ताकि जो भी फूड पॉइजनिंग हो उसका खतरा कम हो। और बहुत सारे एंटीबायोटिक भी डॉक्टर लोग देते हैं, तो ये सब फूड पॉइजनिंग का इलाज है ना। जो भी मेडिसिन वगैरह है वो मैं लिख दी हूँ अपने नोट्स में। अब देखो अगला, पॉइजनस फूड, विषाक्त भोजन। अब चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर जो भी विषाक्त भोजन है ना, ऐसे भोजन जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस है और इनका अगर आप सेवन करते हो तो थोड़ा सा देख के सेवन करो, है ना। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो मशरूम। तो मशरूम, कई प्रकार के मशरूम की प्रजातियां पाई जाती है। कुछ मशरूम जो है वो पॉइजनस होते हैं, कुछ मशरूम खाने के काम आते हैं। तो यहाँ पे मशरूम की एक जाति है एमेनिटा फोले, मशरूम की एक बहुत विशेष प्रजाति है एमेनिटा, जो कि काफी ज्यादा क्या होती है, पॉइजनस होती है ना, एमेनिटा फैलोएडस। तो ऐसे बहुत सारे मशरूम की प्रजातियां हैं और कुछ मशरूम ऐसे होते हैं ना जो कि पॉइजनस होते हैं। अगर हम इसको ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में काफी सारे सिम्टम, काफी सारे लक्षण पैदा करते हैं। तो अब अगर आप मशरूम खाते हो तो हमेशा मशरूम का जो टेस्ट है ना, अगर जो पॉइजनस वाला मशरूम खा रहे हो तो वो क्या होगा, कसैला होगा। कसैला मतलब समझ रहे हो, अजीब सा स्वाद आएगा, या फिर बहुत ज्यादा खट्टा होगा और दिखने में एकदम सड़ा सड़ा सा दिखते रहेगा, एकदम काला काला। अभी देखो ये मशरूम एकदम फ्रेश दिख रहा है, लेकिन अगर जो सड़ा वाला पॉइजनस मशरूम होगा वो पूरा ऐसा यहाँ से सड़ जाएगा या फिर पूरा गल जाएगा। तो ऐसे मशरूम को हमको नहीं खाना चाहिए, उसमें पॉइजन हो सकता है। ठीक है गाइस, अब सिम्टम क्या क्या होगा। हालांकि मशरूम पॉइजनस से केवल 0.01% ही लोग मरते हैं, लेकिन कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो वही कॉमन सिम्टम होगा, पेट दर्द होगा, गले में जलन होगा, पेट में जलन होगा, पेट में दर्द होगा, उल्टी होगा, नौजिया होगा, और इसमें सबसे एक और मेन लक्षण बता रही हूँ, पैरालाइसिस। जी हाँ, लकवा, इसमें पेशेंट को अगेन इसमें लकवा का प्रॉब्लम केस, मतलब लकवा का केस फूड पॉइजनिंग, यहाँ पर मशरूम से रिलेटेड फूड पॉइजनिंग में पैरालाइसिस देखने को मिलता है। पैरालाइसिस में बहुत बार बता चुकी हूँ, जिसमें हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, हम हाथ पैर को अपनी मर्जी से नहीं उठा पाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका पैरालाइसिस कहलाता है। ठीक है, और अगर कुछ ज्यादा ही मात्रा में उसको पॉइजन हुआ है, उसको फूड पॉइजनिंग कुछ ज्यादा ही हाई डिग्री वाला फूड पॉइजनिंग है, तो फिर वो क्या होता है, उसका नब्ज, जो पेशेंट का हार्ट रेट है वो कम होने लगता है, पूरे शरीर में ऐठन चालू हो जाता है, शरीर नीला पड़ने लगता है और लास्ट में इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि फूड पॉइजनिंग में इंसान नहीं मरता है। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग से ही लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए हमको जो भी खाना हम खा रहे हैं, कोशिश करो अच्छी जगह से खाना चाहिए, ज्यादा बाहर का खाना हमको नहीं खाना चाहिए। सड़े गले खाने को हमको फेंक देना चाहिए, पैसा बचाने के चक्कर में, कंजूसी के चक्कर में सड़े गले खाने और सब्जी वगैरह नहीं बनाना चाहिए। और ये चीज आपको जो एजुकेशन है ना, हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं इसको, आपको अपने घर में भी आपके मम्मी वगैरह को देना है, क्योंकि मम्मी वगैरह ही क्या करते हैं, पूरा सब्जी वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं, तो उनको ये सब फूड पॉइजनिंग के बारे में हमको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। अब चलिए इसका ट्रीटमेंट देखो गाइस कि अगर फूड पॉइजनिंग होता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट, इनको कौन कौन से इंजेक्शन पेशेंट को लगता है। तो मैं इंजेक्शन का नाम बता देती हूँ। एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन होता है जो कि इस फूड पॉइजनिंग में पेशेंट को लगता है। एंटीफेलोइडिस सीरम भी पेशेंट को लगता है और हीमोडायलिसिस भी पेशेंट का किया जाता है, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, मान लो पेशेंट उल्टी के, मान लीजिए पेशेंट जो है वो उल्टी के सिम्टम से आया है, तो हम लोग उसको क्या देंगे, जोफर देंगे, जोफर टैबलेट देंगे, ऑन्डेस्ट्रॉन का इंजेक्शन लगाएंगे। मान लो पेशेंट पेट दर्द की समस्या से आया है, उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट हम लोग दे देंगे। हेडेक की समस्या से आया है तो हम लोग उसको डोलो वगैरह दे देंगे। तो ऐसा अलग अलग दवाई का नाम है जो कि हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक देंगे, ये सब चीज हम लोग देते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला फूड पॉइजनस फूड देखिए, पोटैटो।
आलू और कैबेज, पत्ता गोभी वगैरह, है ना। तो देखो आलू मैं बताई थी ना, बताऊंगी आप लोगों को कि जो सड़ा हुआ आलू रहता है, वो जो पॉइजनस आलू रहता है वो कैसे दिखता है। तो देखो यहाँ पे घर में कई बार हम लोग आते हैं तो ये हरा हरा आलू रहता है, देखिए वैसा ग्रीन आलू, ये इसमें क्या होता है, पॉइजन होने के चांसेस होता है। अगर ऐसा आप आलू को अगर आप बना रहे हो तो अभी से आप सचेत हो जाओ। ऐसा जब भी हरा आलू दिखता है ना, ठीक है पूरा आलू को तो नहीं फेंकते हैं कभी भी, लेकिन जितना हरा हरा, जितना भी जड़ वाला आलू, कभी भी ऐसा जो जड़ जिसमें आलू में जड़ आ जाता है ना, उसको नहीं खाना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। और अगर आप आलू बना रहे हो सब्जी, अगर घर में आलू बना, उसको अच्छे से पकाओ, क्योंकि आलू अगर अधपका हुआ तो उसमें पॉइजनिंग होने का ज्यादा खतरा रहता है। फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होता है अधपके आलू में। तो आलू की सब्जी अगर घर में बनता है तो आपको फैमिली में एजुकेशन देना है कि आलू को, खास करके आलू को अच्छे से पकाओ गाइस, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइजनस फूड के अंतर्गत आता है आलू, और इससे भी बहुत सारे पेशेंट को उल्टी या फिर पेट दर्द वगैरह होता है। खासकर ऐसा जड़, जिस आलू में जड़ आ गया है ना, उसको फेंक देना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। अब देखो कैबेज, पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी चाहे फूल गोभी, ये सारे कैबेज ग्रुप के ही फैमिली के सदस्य हैं। तो ये पत्ता गोभी में मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ। ये जो पत्ता गोभी है ना, उसमें भी ये बहुत मतलब कुछ पत्ता गोभी ऐसे होते हैं जिसमें पॉइजनस फूड पाया जाता है, मतलब पॉइजन पाया जाता है। जैसे कि इसमें जो पत्ता गोभी होता है उसमें सल्फर के कंपाउंड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सल्फर के कंपाउंड। सभी में नहीं बट कुछ में सल्फर के कंपाउंड पाए जाते हैं, और ये जो सल्फर का कंपाउंड है वो काफी ज्यादा हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ये सल्फर का कंपाउंड क्या करता है, जो कि कैबेज में पाया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है। आप सोचो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे लिए कितना जरूरी है, सेकंड ईयर में पढ़े हो ना एंडोक्राइन सिस्टम, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को भी ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है गाइस। अब अगला देखो मूंगफली, आप सभी ने मूंगफली जरूर खाया होगा। देखो कई बार मूंगफली खाते हैं ना, तो कुछ मूंगफली देखना जिसमें ऐसा हरा हरा हो जाता है, मूंगफली होता है ऐसा जिसमें एकदम फफूंद टाइप से लग जाता है मूंगफली। और कई बार घर के लोग क्या करते हैं, धो देते हैं उसको, अच्छे से रगड़ के धो देते हैं और सोचते हैं धो दिए तो फिर वो हट गया, लेकिन नहीं गाइस, अगर ऐसा मूंगफली वगैरह दिखता है ना, उसको फेंक दो अगर ऐसा दिखता है तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए फूड पॉइजनिंग का काम करता है। ऐसे मूंगफली को हमको नहीं खाना चाहिए। ये कब पैदा होता है ऐसा, जैसे किसान लोग क्या होता है ना, मूंगफली काट के आए है ना, और मूंगफली मान लो गीला गीला है, और गीला गीला मूंगफली को लोग बोरा में भर दिए। अब भाई गीला मूंगफली को बोरा में भरोगे तो फफूंद तो लगेगा ही लगेगा, उसमें पॉइजन, उसमें टॉक्सिन तो आएगा ही आएगा। तो कोशिश करो कि जो भी मूंगफली वगैरह है ना, उसको अच्छा से धूप में सुखा देना चाहिए। धूप में सुखा दो, धूप में सुखाने से पूरा फल्ली वगैरह जो भी इन्फेक्शन वगैरह वो सब खत्म हो जाता है ना। अगला देखो मछली, मछली के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। बहुत सारे मछली ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं, ठीक है। अब चलिए गाइस हम लोग देख लेते हैं प्रिवेंशन के बारे में, देख लेते हैं मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में देखेंगे, है ना। तो क्या क्या हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये बुक, काफी सारे स्टूडेंट मेरे को बुक के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैं बुक आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ, है ना। तो ये बुक है आपका कौन से प्रकाशन का है, आरपी यूनिफाइड। बहुत ही बेहतरीन बुक है गाइस, बहुत ही अच्छा। और ये कोई वो मेरे को ऐसा कोई वो वाला नहीं है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, है ना। तो आरपी यूनिफाइड का बुक है, जो कि बीएससी जूलॉजी के लिए अच्छा खासा काम आता है। छत्तीसगढ़ प्रकाशन का बुक है ये। और इसका वो का नाम, लेखक का नाम बता देती हूँ, डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, डॉक्टर पी.के. ढाका। तो ये काफी अच्छा राम प्रसाद एंड सन्स के द्वारा है। तो ये काफी अच्छा बुक है जो कि आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोग बुक नहीं लिए हो तो ये वाला बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हो। मैं इसी बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। हालांकि मैं कभी भी एक ही बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, इधर उधर से भी मैं नोट्स बनाती हूँ, तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए प्रिवेंशन और कंट्रोल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन हम लोग क्या करेंगे, मीट का निरीक्षण। मीट का निरीक्षण, मीट का निरीक्षण मतलब पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे कि जो भी मांस का जो फैक्ट्री है, जो मीट का फैक्ट्री है, उसमें क्या होता है, बहुत कई बार सड़े गले मांस को भी पैकेट में भर के उन लोग बेचने का काम करते हैं। या फिर आपको मुर्गी का मांस है करके तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ और ही जानवर का मांस क्या करते हैं उन लोग मिला के आपको खिला देते हैं। तो ऐसे जो बाहर से जो पैकेट बंद वाला जो मांस वगैरह आता है ना, उसमें जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उसमें फ्रेश मीट ही उन लोग सप्लाई करे, ठीक है। सेकंड नंबर का देखो क्या है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब क्या होता है, अब जब भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, तो हमको हाथ अच्छे से धोना चाहिए। जरूरी नहीं है हमेशा फूड में ही
पॉइजन हो। कभी कभी हमारे हाथ भी क्या होते हैं, गंदे होते हैं। तो हमको जब भी खाना हम खाते हैं, हमको अच्छे से हाथ धो करके खाना खाना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का ख्याल हमको रखना चाहिए। हमको ऐसी जगह से खाना नहीं खाना चाहिए जो कि बिल्कुल अनहाइजेनिक है। कई बार देखना, जैसे गुपचुप वगैरह आजकल हम लोग खाते हैं, तो गुपचुप को देखना ग्लव्स वगैरह नहीं पहने रहते और उसी हाथ से देते रहते हैं। तो ऐसे खाना को भी हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे ऐसा मत हो। इस वजह से हमको पर्सनल हाइजीन का अच्छा खासा हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर का देखो क्या है, फूड हैंडलर्स। हिंदी में बता देती हूँ इसको मैं। थर्ड नंबर का देखो क्या है, आहार का रख रखाव। आहार का रख रखाव, रख रखाव। अब देखो कई सारे सब्जी वगैरह है, जैसे मूंगफली वगैरह है, तो उसका रख रखाव भी सही होना चाहिए। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे कि गेहूं गीला है और मूंगफली गीला है, और उसी गीला गीला को हम लोग बोरी में भर देते हैं। तो भाई ऐसे फूड को अगर आप लोग बोरी में भर दोगे तो उसमें फफूंद आएगा ही आएगा। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका रख रखाव भी क्या होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। पाश्चराइजेशन, क्या होता है पाश्चराइजेशन? देखना, जो दूध आता है उसको हम लोग पीने से पहले उबालते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, आपका पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो कोशिश करो जो भी आप लोग खाना वगैरह खा रहे हो ना, तो उसको अच्छे से गर्म करके खाना चाहिए। 2-3 दिन पुराना खाना हमको नहीं खाना चाहिए। दूध जो ला रहा है उसको अच्छे से गर्म करके खाओ। जो भी मांस वगैरह जिन लोग खाते हैं उसको अच्छे से, मांस को अच्छे से थोड़ा तेल में अच्छे से पकाना चाहिए। और ऐसे भी कच्चा कच्चा हमको कुछ भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ भी आता है गाइस आपके फूड प्रिवेंशन के अंतर्गत। अब अगला देखो, अगला क्या है, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आप लोगों को पहले ही बताई हूँ, बीच में बताई थी ना, हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। तो अगर देखो अब आप लोग बीएससी कर रहे हो तो ये सब चीज़ को पढ़ाई कर लिए है ना, ऐसे ऐसे फूड पॉइजनिंग होता है। लेकिन जो हमारे मम्मी पापा है, हमारे दादा दादी हैं, उन लोग हो सकता है इतना पढ़े लिखे ना हो। तो हमको क्या करना है, आपको ये नॉलेज जो आपको आज मिला है उसको अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। आपको दूसरों को भी बताना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताना है कि हाथ धो के खाना है और बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना है। ये सब चीज़ अपने घर वालों को भी बताना है, अपने छोटे भाई बहन लोग को भी बताना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हेल्थ एजुकेशन का होना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक। तो चलिए अब आप क्या कर लीजिए, नोट्स वगैरह लिख लो आप लोग। फिर जो भी नोट्स है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके लेना, क्योंकि फिर ब्लर आप लोगों को दिखाई देगा। वीडियो की क्वालिटी को अगर आप लोग बढ़ा के स्क्रीनशॉट लोगे ना, तो फिर क्लियरली आप लोगों को शो होंगे। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में क्या है, मैं सेकंड ईयर का एक आध यूनिट मैं पढ़ा दूंगी गाइस, फिर थर्ड ईयर का मैं फिर से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो आपको वेट करना है थर्ड ईयर के नोट्स और क्लासेस का, तब तक आप लोग केमिस्ट्री वगैरह का पढ़ाई कर। तो ये जो टॉक्सिकोलॉजी है वो समझ आया होगा। कैसा लगा ये जो चैप्टर है पूरा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसके बाद मैं सेकेंड ईयर का क्लास लूंगी, तो आप लोग को वेट करना है। एक आध हफ्ते बाद फिर से थर्ड ईयर का चालू करूंगी जल्दी से। तब तक आप लोग केमिस्ट्री का भी मेरे चैनल पर अपलोड है, वो सब आप लोग देख सकते हो। प्ले लिस्ट में चेक करो, काफी अच्छे अच्छे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।